गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जीवन परिचय का टॉपिक चल रहा है। उसके तहत आज हम अब्दुल करीम खान जी की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, उनके विषय में सब कुछ जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आ जाता है जन्म। तो अब्दुल करीम खान जी का जन्म 10 नवंबर 1872 में, यहाँ लिखा हुआ है मैंने अलग से क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक थी, दूसरा सन दिया हुआ था, हर बुक में अलग अलग सन दिया हुआ है। 10 नवंबर 1872 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले के किराना गांव के रहने वाले थे। मीन्स कि अब्दुल करीम खान जी के जो माता पिता थे सहारनपुर ज़िले में किराना गांव में वहाँ पर रहते थे। तो वहाँ पर 10 नवंबर 1872 में अब्दुल करीम खान जी का जन्म हुआ था। इनके पिता श्री काले खां तथा माता जिलाई बेगम थी। ठीक है, ये नाम दिए हुए जिलाई बेगम और काले खां। इन्होंने अपने पिता काले खां व चाचा अब्दुल खां से संगीत शिक्षा प्राप्त की थी। ये सारा आपको प्रशिक्षण में आ जाएगा। ठीक है, जो संगीत शिक्षा है यहाँ पर प्रशिक्षण मैंने हेडिंग दी हुई है, यहाँ पर से आ जाएगा, इसमें आएगा। ये बचपन से ही बहुत अच्छा गाते थे। जन्म से ही सुरीले कंठों के धनी अब्दुल करीम खान जी के सीखने की गति बहुत तेज़ थी। मीन्स कि इतना सुरीला कंठ था, उनमें क्षमता बहुत ज़्यादा थी और सीखने की गुणवत्ता थी, जिसकी वजह से वो अधिक तेज गति से संगीत सीखना शुरू कर दिया था उन्होंने। ये बचपन से ही बहुत अच्छा गाते थे, जैसा कि आपको पता चल रहा है। कहा जाता है कि पहली बार जब इन्हें एक संगीत महफिल में पेश किया गया तब उनकी उम्र केवल 6 वर्ष की थी। मीन्स कि जब 6 साल के थे तो उन्हें महफिलों में गाने का मौका मिला फर्स्ट टाइम। 15वें वर्ष में प्रवेश करते करते इन्होंने संगीत कला में इतनी उन्नति कर ली कि इनको तत्कालीन बड़ौदा नरेश ने अपने यहाँ दरबारी गायक नियुक्त कर लिया। मीन्स कि जब ये 15 साल के होने वाले थे तो इनकी प्रसिद्धि इतनी अधिक बढ़ गई थी और इतने अच्छे संगीतकार हो चुके थे। तो जो उस वक्त बड़ौदा के नरेश थे, उन्होंने इनको दरबारी गायक नियुक्त कर लिया था, उनकी उन्नति को देखते हुए और उनकी संगीत के प्रति समर्पित भाव को देखते हुए। इन्होंने वोकल्स और सारंगी के अलावा वीणा, सितार और तबला बजाना भी सीखा। मीन्स कि उनको वोकल्स और सारंगी तो था ही था, इसके साथ उन्होंने वीणा, सितार और तबला भी बजाना सीखा। बड़ौदा में जब ये 3 वर्ष तक रहे, उन्होंने उसके पश्चात 1902 ईस्वी में ये मुंबई आए और मिरज गए। मधुर और सुरीली आवाज़ के कारण दिनों दिन इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। मीन्स कि इतनी मधुर आवाज़ थी, वहाँ के लोगों ने भी इनको बहुत अधिक पसंद किया और दिन दुगनी रात चौगनी ये तरक्की करने लगे। इसका कहने का मतलब ये है। सन 1913 यहाँ पर है। सन 1913 के लगभग पूना में इन्होंने आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना की। ये आ जाएगा संगीत विद्यालयों की स्थापना की, कहाँ पर इन्होंने कौन से विद्यालय की संगीत की स्थापना की थी। तो 1913 में पूना में इन्होंने आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना की। विविध संगीत जलसों के द्वारा धन इकट्ठा करके ये इस विद्यालय को चलाते थे। मीन्स कि संगीतों के जलसे करते थे, संगीतों की महफिल सजाते थे और उससे जो पैसा मिलता था वो इस विद्यालय को चलाने में खर्च कर देते थे। इनको संगीत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। हर वर्ष अगस्त में उनकी याद में मिरज में स्मारक संगीत समारोह आयोजित किए जाते हैं। मिरज बच्चों जैसे पहले आया था, ये मुंबई आए और मिरज गए, तो वहाँ पर उनकी याद में स्मारक संगीत समारोह आयोजित होते हैं आज भी। ठीक है, तो गरीब विद्यार्थियों का खर्च जो था ये विद्यालय उठाता था। मीन्स कि जो इनको आमदनी होती थी वो गरीब विद्यार्थियों के लिए खर्च कर देते थे। इसी विद्यालय की एक शाखा सन 1917 में खां साहब ने मुंबई में स्थापित की। पहली इन्होंने पूना में की थी और दूसरी फिर इन्होंने 1917 में मुंबई में की, जिसके कारण इनको मुंबई में रहना पड़ा। कई कारणों से सन 1920
में यह विद्यालय इन्हें बंद करना पड़ गया। कोई कारण हो गया होगा जिसकी वजह से इनको ये मुंबई वाला 3 साल बाद विद्यालय बंद करना पड़ा और फिर ये वापस अपने पहले वाली जगह मीरज में जाकर बस गए, वापस चले गए और लास्ट मृत्यु समय तक ये वहीं पर ही रहे। इसके बाद खां साहिब जो थे गोबर हरिवाणी की गायकी गाते थे। इनके आलापों में अखंडता में एक प्रवाह सा प्रतीत होता था, अखंडता और प्रवाह। सुरीलेपन के कारण इनका संगीत अंतःकरण को स्पर्श करने की क्षमता रखता था। मीन्स कि इतना सुरीला गाते थे कि इनकी गायकी मन को छू जाती थी। इनकी पिया बिन नाही आवत चैन ठुमरी बहुत प्रसिद्ध हुई है। इसे सुनने के लिए कला मर्मज्ञ विशेष रूप से फरमाइश किया करते थे। कला मर्मज्ञ मतलब जो कला को जानने वाले हैं, विशेष रूप से हर बार पिया बिन नाही आवत चैन ठुमरी की इनसे फरमाइश करके सुनते थे। इनका शरीर कैसा था? शरीर से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन इनका हृदय बड़ा विशाल और उदार था, मतलब दानवीर किस्म के व्यक्ति थे। इनका स्वभाव अत्यंत शांत और सरस था, सीधा था। ये फ़कीरी वृत्ति के गायक थे। मीन्स कि इनको पैसे से लेना देना कुछ नहीं था। जैसे फ़कीर बिना सोचे समझे सब जगह घूमते, अपना खर्चा पानी करते हैं, इस तरीके से इनकी प्रवृत्ति थी। शास्त्रीय संगीत में ठुमरी जैसी गायकी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय खां साहिब को ही जाता है। मीन्स कि शास्त्रीय संगीत में जो ठुमरी है उसकी गायकी को लोकप्रिय बनाने का सारा जो श्रेय है वो खान साहब को ही जाता है। मतलब कि शास्त्रीय संगीत में उन्होंने ठुमरी को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्रदान करवाई थी। कहने का मतलब ये है, खान साहब उत्तर भारत के गायक होने के साथ साथ कर्नाटक संगीत के भी ज्ञाता थे। मीन्स कि उत्तरी भारतीय संगीत तो उन्हें आता था, इसके साथ साथ कर्नाटक संगीत था उसमें भी वो निपुण थे। और इनकी गायकी में अधिकतर करुण और श्रृंगार रस देखने को बहुत ज़्यादा मिलता था। इसके साथ साथ दादरा भजन और मराठी नाट्य संगीत में भी निपुण थे। ये इसके अंदर भी इनको महारत हासिल थी। इसके बाद आ जाते शिष्य परंपरा। खां साहब की शिष्य परंपरा बहुत ज़्यादा विशाल है। प्रसिद्ध गायिका हीराबाई बड़ौदकर ने खां साहब से ही किराना घराने की गायकी सीखी थी। ठीक है, जो हीराबाई हमारी एक बहुत बड़ी गायिका हुई हैं, वो किराना घराने से ही ताल्लुक़ रखती है, तो खां साहब से उन्होंने सब कुछ सीखा। इनके अलावा खां साहब ने कई शिष्य और भी तैयार किए, जिनमें सुरेश बाबू माने, सरस्वती राणे, सवाई गंधर्व, रोशन आरा, बेगम गणेशी राव और केसरबाई प्रमुख है। तो ये सारे इनके शिष्यों के नाम हैं। इसके अलावा जो खां साहब थे एक उच्च कोटि के गायक थे। इनके अंदर की हमेशा अभिलाषा यही थी कि वो अपने समय के अच्छे संगीतकार और श्रोता तैयार करने की हमेशा कोशिश करते थे और उन्होंने ऐसा किया भी सही। इसके अतिरिक्त इन्होंने आर्य संगीत विद्यालय द्वारा संगीत का काफ़ी प्रचार और प्रसार किया। आर्य संगीत विद्यालय जो अभी ऊपर आपके पास आया 1913 में इन्होंने पूना में स्थापित किया था। ठीक है, लेकिन कई कठिनाइयों की वजह से यह विद्यालय भी नहीं चल सका। एक विद्यालय तो जो मुंबई में इन्होंने 1920 में बंद करना पड़ा था वो था। ठीक है, और अब इस विद्यालय में भी प्रॉब्लम्स आई तो इनको ये भी बंद करना पड़ा। लेकिन इन्होंने अपने प्रयास जारी रखे और हार नहीं मानी और संगीत साधकों ने इनके पद चिन्हों पर चलकर कई संगीत संस्थाओं की स्थापना की। कहने का मतलब ये है कि जो संगीत के साधक थे, साधना करने वाले थे, वो गुरु जी के इन्हीं खां साहब के पद चिन्हों पर इनके सारी चीज़ों को मानकर अन्य संगीत संस्थाओं को स्थापित किया। सन 1937 में वे संगीत सम्मेलन में शामिल होने के लिए ट्रेन से पौंडीचेरी जा रहे थे। तो 1937 में जो क्या है, एक बहुत बड़ा संगीत सम्मेलन था पौंडीचेरी में, तो ट्रेन के द्वारा वहाँ जा रहे थे। रास्ते में उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो उनको एक स्टेशन पर उतरना पड़ा। ठीक है, वे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर लेट गए और दरबारी कांडरा के स्वरों में खुदा की इबादत करने लगे। मतलब कांडरा स्वर में, दरबारी कांडरा स्वर में वो अपने भगवान की प्रार्थना करने लगे। ठीक है, इसके साथ साथ इसी तरीके से वो प्रार्थना कर रहे थे। उस प्रार्थना को गाते गाते 27 अक्टूबर 1937 को
इन्होंने शरीर को त्याग दिया और स्वरलोक को प्रस्थान किया। मीन्स कि इनकी मृत्यु ये है कि ये पौंडीचेरी नहीं जा पाए उसमें संगीत सम्मेलन में शामिल होने के लिए। रास्ते में तबीयत खराब होने की वजह से स्टेशन पर ही खुदा का भगवान की प्रार्थना करते करते 27 अक्टूबर 1937 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। एक इनमें और अच्छी विशेषता यह थी कि जब ये अपने गायन की प्रस्तुति करते थे तो तानपुरा जो है, तानपुरे में ये पंचम के स्थान पर निषाद स्वर में मिलाकर गायन करते थे। मीन्स कि तानपुरा का जो पंचम स्वर है उसके स्थान पर निषाद नी स्वर को मिलाकर अपनी गायकी करते थे। ये कमाल जो है इन्हीं अब्दुल करीम खान साहिब के अंदर ही था। तो बच्चों ये इनकी जीवनी है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और सुनिएगा। ठीक है, और लर्न कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपकी उस्ताद अब्दुल करीम खान जी की भी जीवनी संपन्न होती है। ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।